डेटा ही मत आने दो। और जो आएंगे डेटा वो अब टैब में से आएंगे। टैब किसका है? टैग भगवाकरण वाले लोगों का है। तो वहां पे डेटा वो आएंगे कि आपने क्या लिखवाया। सपोज करो कि आपने वहां पर अपना धर्म कोई लिखवा दिया या अपना कोई एक मैरिटल स्टेटस या फाइनेंशियल स्टेटस लिखवा दिया। आपको इस बात का क्या भरोसा है कि उस टैब के अंदर जो आपके डेटा कलेक्ट कर रहा है वो जाके फिर चेंज नहीं कर देगा और आपको अपर क्लास में डाल देगा। आपने लिखा कि मेरी इनकम 8,000 रुपए महीना है, वो आगे कहेगा इसको 80,000 में डाल दो। आप क्या कर लोगे? ये तो सारी सुविधा रहेगी उस टैब के अंदर, आप जो मर्जी उसमें टेम्पर कर लो। ये कोई टेम्पर प्रूफ थोड़ी है। तो मैं उन सारे खतरात के बारे में बता रहा हूं कि जैसे मोदी जी ने एक किस्म से सारा का सारा डेटा तंत्र अपने अंडर में ले लिया, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हो, चाहे जीडीपी के मैनिपुलेशन का हो। और यहां भी जो डेटा निकल कर आएंगे सारे के सारे जो आपके जनगणना के द्वारा भी, वो डेटा भी एक किस्म से कहा जाए तो आपके लिए मैनिपुलेशन ही लेकर आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी तो चले जाएंगे, लेकिन जाने के 20-25 सालों तक उनका राज यहां पे रहेगा, उनके ना होते हुए भी। क्योंकि जो व्यवस्था उन्होंने बना दी है, उस व्यवस्था के अंदर जो ऑक्टोपस है, वो हमारे गले का फंदा बन के हमको खाता रहेगा। जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, प्रेस हो, या फिर सरकार के बाकी डेटा तंत्र हो, या एजुकेशन हो, इतनी जल्दी से कोई वापसी नहीं होगी। 20 से 25 साल लगेंगे आपको इस सेफर्डाइजेशन से बाहर निकलने में, अगर उनकी सरकार वापस नहीं आती है तो। आ, फिर से इस बीच सुनील जी भी जुड़ गए हैं, भारत भूषण जी, प्रफुल्ल जी, सबका स्वागत। पहले प्रफुल्ल जी आपके पास ही आते हैं। पृष्ठभूमि लंबी कर दी मैंने जानबूझ के, ताकि मैं आपकी टिप्पणियां आराम से ले सकूं। कोई प्रश्न नहीं, पहली टिप्पणी। सर नमस्कार सभी को। और इस सदी की अगर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना मुझसे लोग कोई पूछे, इस सदी में सबसे बड़ी दुर्घटना क्या हुई है, हालांकि 25 वर्ष ही अभी बीते हैं, मैं कहूंगा कि विवेक का विकलांग हो जाना इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 20वीं सदी, 19वीं सदी तो ज्ञानोदय का समय था, वह विवेक की प्रतिष्ठा का समय था। ये ठीक है कि हम प्योर रीजन से नहीं चलते थे, कभी कभी मुझे मालूम है कि काफी बहस इस पर थी। प्योर रीजन का क्रिटिक लिखने वाले लोग काफी चर्चा में भी थे। मेरा इशारा कांट की तरफ, एक बार और मैंने ये बात कही थी। क्योंकि देखिए, मनुष्य बहुत सारा इरेशनल बिहेवियर करता है, इलॉजिकल बिहेवियर भी करता है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या होता है? जब मैं अपनी प्रेमिका को कहता हूं या कोई कहता है कि तुम चांद जैसी हो, तो इसमें कोई भी रैशनल अप्रोच नहीं है, लेकिन इरादा बहुत अच्छा है। पूरा का पूरा साहित्य इरेशनल लेकिन लोकहित में बंधा हुआ है, विवेक से संपन्न है, विवेक से पुष्ट है। और हमारे मध्यकाल के संतों ने भी कहा था कि विवेक बिना विवेक के नहीं होगा। और विवेक के लिए उन्होंने जो फिर शर्त लगाई वो है सत्संग। कई लोग कहते हैं, हिंदी में मुहावरा हो गया, कि हमारा बच्चा सत्संग में बिगड़ गया। अरे कुसंग में बिगड़ता है, सत्संग में नहीं बिगड़ता है। और सत्संग को साधुओं के साथ जोड़ करके देख लिया गया। एक कॉलोनियल सोसाइटी की, मैंने अंग्रेजी कहा कॉलोनियल सोसाइटी, एक कॉलोनियल सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या यह भी होती है कि वो अपना मूल अर्थ खो देता है। वो समझता है कि वाटर का मतलब पानी होता है और पानी का मतलब वाटर होता है, और अपने इस ज्ञान से वो समृद्ध हो जाता है। जबकि ये वाटर का प्रतिशब्द पानी है। अगर हम तमिल बोलने वाले हैं तो हम कहेंगे तमिल, तनी कहेंगे, तन्नी। कोई दूसरी भाषा बोलने वाला है, उर्दू बोलने वाला, आप कहेगा। तो पानी का, वाटर का अर्थ पानी नहीं है, वो द्रव्य है जिसे हम पीते हैं। तो बहरहाल मैं तो सिर्फ इशारा कर सकता हूँ यहाँ। तो ये हुआ है। तो हमारे यहाँ जब डेमोक्रेसी आई, सब कुछ आया, तो हमने विवेक को बहुत महत्व दिया कि विवेक, इसलिए विवेकाधिकार सब जगह काम करता है, चाहे हमारा दफ्तर हो, न्यायालय हो, विवेक की रक्षा करने की कोशिश की गई।
और यह विवेक ही विक्षिप्त हो गया, यह विकलांग हो गया, यह पागल हाथी की तरह अपने ही लोगों को रौंदने लगा, इसके इरादे में जहर भर गया। ऐसा कानून हो नहीं सकता है जो विवेक का गला घोंट करके मानव बने रहने की, मानव की बात कहे। फिर तो मशीन में और मनुष्य में क्या अंतर हो जाएगा। आप अपनी आशंकाओं में बिल्कुल सही हैं कि मैंने कल भी शायद आपके यहाँ या कहीं अन्यत्र भी मैंने कहा कि देखिए उस समय भी जो बातें होती है हम तो चर्चा करते ही रहते हैं कि जब आरएसएस नहीं था तब भी यह अत्याचार था, और जब ये सत्ता में नहीं थे तब भी ये अत्याचार हुआ, और जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तब भी ये अत्याचार रहेगा। जब इनकी संस्था पूरी मट, क्योंकि उसका प्राण सूत्र कहीं और है। सारी समस्याओं के हल राजनीति में नहीं है, बल्कि राजनीति तो एक जमाने में कहा गया कि जंग से क्या मसाइलें हल होगी, जंग तो अपने आप में खुद एक समस्या है। तब राजनीति से हम उम्मीद करते थे कि ये हमारी समस्याओं का हल निकाले, लेकिन ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है खास करके अपने देश में कि राजनीति ही समस्याओं की जड़ बन गई है, समस्या पैदा कर रही है। तो जो इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है, जो पब्लिक स्फीयर जिसको बोलते हैं, उसके उस जगह को जितने तरीके से इन लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया। 1947 में देश आजाद हुआ और 52 में पहला इलेक्शन हुआ। 10-15 साल बीतते बीतते कांग्रेस जैसी संस्था की हालत खराब हो गई। 1967 में तो देखिए कि संबित सरकारों का दौर शुरू हो गया, और 69-75 तो सबको याद है, उतना इतिहास में जाने की जगह नहीं है। फिलहाल मैं यह कह रहा हूं कि 15-20 साल काफी होता है। जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस पार्टी ने विभाजन के समय भी देश की आत्मा तो लहलुहान हुई, शरीर तो लहलुहान हुआ, लेकिन उसकी मरहम पट्टी का पूरा इंतजाम रखा और लोगों का विश्वास और भरोसा इस पर कायम रहा, और देश अपनी नई यात्रा पर देश प्रस्थान कर शुरू कर सका। एक बार एक सज्जन मुझे बांग्ला का एक लेख दिखा रहे थे कि गांधी जी की हत्या की ठीक ढंग से जो है उसकी जांच पड़ताल नहीं हुई। मैंने उनसे निवेदन किया था, आपको फिर दोहराता हूं कि ऐसा लोग कह सकते हैं कि गांधी जी के हत्यारों को और अधिक कठाई से और अधिक कड़ाई से उनसे पेश आना चाहिए था, लेकिन उस समय में भारत की जो शक्ति थी, भारत का जो लोकतंत्र था, वह प्रतिशोध के रास्ते पर न जाकर के प्रतिनिर्माण के रास्ते पर एक नए भारत के निर्माण के दायित्व में अधिक उलझा हुआ था। ये सरकार जो आई है, इसको तो दायित्व कुछ चाहिए ही नहीं, इसकी विचारधारा ही उल्टी है। मैं बार बार कहता हूं कि शरणागति में ही इनको स्वतंत्रता लगता है, गुलामी में आनंद खोजते हैं और गुलामी को मनोरम बनाने को ही अपना उद्यम मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पब्लिक स्फीयर जो ऑक्युपाई हो गया है हमारे माइंड का, हमारे जीवन का, हमारे चित्त की द्वैता, लेबनिज का शब्द है, दार्शनिकों को हम भूल गए। जो लेबनिज थे, उन्होंने कहा था चित्त की द्वैता का हमेशा जो एक द्वंद चलता है, उस द्वंद में जिसकी जीत होती है, हम आगे की तरफ जो बढ़ते हैं वो रास्ता हम भूल गए। हमको लोभ, लालच और ऐसी स्थिति में फंसा दिया गया। आपने फ्री वीज की चर्चा की कभी बातचीत करते हुए कि फ्री वीज में लोगों को 5 केजी मोटरी अनाज में लोगों को बांध दिया गया है। यह बात भी सही है, लेकिन जिनको असल में बांधा गया, जिनको फ्री मिल रहा है, उनको तो करोड़ों अरबों और क्या न क्या मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी शंका बिल्कुल सही है, और यह सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। भारत में जो ब्राह्मणवाद जिसे कहते हैं, वह एक जाति के विरुद्ध हो या न हो, लेकिन एक व्यवस्था के विरुद्ध जिस ढंग से, और मुझे लगता है सबसे पहले तो ब्राह्मणों को ही उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उस व्यवस्था के खिलाफ जो गैर बराबरी की वकालत करती है, उस व्यवस्था के खिलाफ जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती है, उस व्यवस्था के खिलाफ जो मनुष्य को आप भेदभाव का वातावरण उत्पन्न करती है, नकारात्मक भेदभाव का वातावरण उत्पन्न करती है, और राजनीति का शिकार खुद भी होती है और दूसरों को भी शिकार बनने की रास्ता पर धकेल देती है। तो मुझे ये लगता है कि ये 20 साल टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, क्योंकि दुनिया काफी तेजी से घूम रही है और क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन हम और आप जिस दौर से आए हैं, उस दौर के लोगों के मन में इस आशंका की, क्योंकि हमारा भी एक मन है, हमने भी दुनिया को जो देखा है, उस परिवर्तन को जो देखे हैं, उस मन में यह आशंका गहरी बैठ गई है कि अगले 20-25 साल तक तो इनका प्रभाव उसी तरह नहीं जाएगा जैसे सूरज डूबने के बाद बहुत देर तक अंधेरा नहीं आ जाता है धरती पर। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी होगी कि जब बादल छा जाता है आसमान में ना, उसमें
माने उदंत मार्तंड जो है उनका क्या सुबह और क्या शाम, कभी भी उनका आलोक खत्म